नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे एक अनोखा बिंदास बोल गंगा मैया की गोद से। हम खड़े हैं यहाँ वाराणसी में और हमारे साथ इस पूरे वाराणसी के गंगा मैया के गोद में पात्र में नाव में बैठकर हम देश के विभिन्न कोने से आए हुए और वाराणसी के स्थानीय लोगों के साथ आज का ये बिंदास करने जा रहे हैं। और इस बिंदास में मैं इन दर्शकों के साथ जो मेरे साथ यहाँ वाराणसी में बोट में हैं, इनका स्वागत करता हूँ। जो लोग अपने घरों में बैठकर इस वक्त लाइव टेलीकास्ट सुदर्शन का देख रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। जो विदेश में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज हम मुद्दा लेकर आए नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। वाराणसी में खड़े हैं और ये चुनाव केवल वाराणसी का नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री का है और इसलिए ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक कॉमन सवाल है, एक प्रश्न है कि आखिर मोदी एक तरफ और सारे दल एक तरफ क्यों? इस सवाल का जवाब उन सब ने देना जरूरी है जो मोदी के विरोधक है और उन्होंने अपने समर्थन के तर्क देने हैं जो मोदी के समर्थक है। दोनों के लिए मंच खुला है। मैं हमेशा कहता हूं कि देश में लोकतंत्र हो ना हो, बिंदास बोल में लोकतंत्र है और हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका पूरा देते रहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के बिंदास की। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। बनारस में मोदी के खिलाफ सब क्यों? सोचा था कि अब देश में लोकतंत्र व्यस्त हो गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की सभी पार्टियां देश का भविष्य संवारने के लिए अपने अपने संकल्प देश के मतदाताओं के सामने रखेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इस बार सबके होठों पर एक ही शब्द है, एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं। उन्हें ख्वाब में प्रधानमंत्री नहीं पिल्ले नजर आ रहे हैं आजकल। आज नरेंद्र मोदी ने तमाम अंदरूनी विरोधों के बावजूद देश में कांटे की लड़ाई सामने खड़ी कर दी है। सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक ही जोर लगा रही हैं कि कैसे भी नरेंद्र मोदी को रोका जाए। हमको प्रधानमंत्री इंसान चाहिए, भला इंसान चाहिए, बड़े घर के चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जिसको देश दुनिया की जानकारी, उसको आदमखोर कहते हैं। हमको इंसान चाहिए, इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए आदमखोर नहीं है। नरेंद्र मोदी या कोई फजलुल्लाह लोग को ये सबका कहीं ठाव ठिकाना नहीं है। चुनाव परिणाम कई कारणों से प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, सिक्का मोदी का ही चलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है 24 अप्रैल और 8 मई को बनारस में नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उमड़ी भीड़, जिसकी कल्पना शायद बीजेपी के संयोजकों ने भी नहीं की थी। कई राजनीतिक लोग नरेंद्र मोदी को बनारस के नहीं होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बनारस में मोदी के स्वागत में पूरा शहर ही नहीं, आसपास के गांव भी उमड़ आए थे। जो लोग बनारस को नहीं जानते, बाहरी भीतरी जैसे बोल उनके गंदे दिमाग की उपज है, क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जो बाहरी प्रतिभाओं को मांझ कर चमकाने में विश्वास रखता है। इसके घाट देश के विभिन्न रियासतों ने बनवाए हैं। बिस्मिल्ला खां से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक सभी बाहर से आकर बनारसी हो गए। आप तो जानते ही हैं कि भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। सारी पार्टियां मोदी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। मोदी के खिलाफ मुद्दा ढूंढ रही हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर विरोधी पार्टियां सांप्रदायिकता की माचिस जला जलाकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनका क्या, जो अपने अपने दामन में बड़ी कालिख को छुपा कर बैठे हैं। फिर चाहे 1984 का सिख जनसंहार हो, उत्तर प्रदेश के दंगे हो या कुछ और, दंगे बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दंगों का डर दिखाकर देश में असहिष्णुता का माहौल पैदा करना क्या कम बुरा है? किसी वर्ग विशेष को सिर्फ वोट के लिए जूते के तलवे की तरह इस्तेमाल करना क्या कम बुरा है? देश की अफसरशाही की सड़ांध मार रही व्यवस्था को ऐसे ही रहने देना
क्या कम गुनाह है? देश के आम नागरिकों के जेब से वसूला गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के पैसे की खुली लूट, बर्बादी क्या गुनाह नहीं है? मुद्दा और इस मुद्दे के साथ जिसमें हमने पूछा था कि आखिर नरेंद्र मोदी एक तरफ और सारे दल एक तरफ क्यों है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको कह दूं कि हमारे साथ जो दर्शक यहाँ पर है, मैं उनसे शुरुआत करूंगा, फिर हम टेलीफोन वाले कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ साथ में अगर आप फोन पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते तो इस कार्यक्रम को आप देखते हुए sudarshannews.com पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है सुदर्शन न्यूज, साथ साथ में हमारा ट्विटर है सुदर्शन न्यूज टीवी, और हमारे वेबसाइट के साथ आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया देंगे जो हम स्क्रीन पर चलाएंगे। हमारे साथ या कई लोग जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली से आए हुए जय भगवान गोयल जी से बात करते हैं। जय भगवान जी, आप अब तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हिंदुत्व का मुद्दे के आधार पर शामिल हुए हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि मोदी बनाम सारे दल विरुद्ध क्यों? देखिए, 1977 में जब चुनाव हुआ था, सारे दल इकट्ठे होके कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे। उस वक्त सब दल बटे हुए थे। इंदिरा बहुत मजबूत थी, कांग्रेस बहुत मजबूत थी। आज सेम उसका उल्टा है। आज नरेंद्र मोदी उम्मीदवार के रूप में, एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं, और आज जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब घराई हुई हैं, सब थर्राई हुई हैं, और सबका एजेंडा अब एक हो गया है कि किसी भी तरीके से जैसे भी अनुकरण हो सके नरेंद्र मोदी को आने से रोका जाए। मगर देश की जनता ने तय कर दिया है, इस बार भाई नरेंद्र मोदी जी पूरी मजबूती के साथ हम आ रहे हैं। कम पॉइंट्स तर्कों के साथ अपनी बात को कहें। नरेश शर्मा हमारे साथ हैं। देखिए, जो देश की बाकी सारी पार्टियां हैं उनके लोग बहुत भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने इस भारत देश को बेच दिया है। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां का एक एक मंदिर में हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की संपदा थी, आज वो देश, जब देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर लाखों रुपए का उस पर कर्ज है। तो नरेंद्र भाई मोदी, क्या नरेंद्र मोदी केवल ईमानदार है इसलिए ये विरोध है? हाँ, इसीलिए विरोध है कि जो आएंगे तो सारा धन हमारा वापस आएगा जो विदेशों की बैंकों में भर दिया है, और मोदी को अब कोई नहीं रोक सकता है। 16 तारीख को इनकी आंखें फटी रह जाएंगी और इसके बाद इनको नींद हराम हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक तो काम करके दिखाया गुजरात में, और सारी पार्टी इसलिए इनके खिलाफ हो रही है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, सब ने कोई ना कोई भ्रष्टाचार या कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारी पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हुई पड़ी है ताकि वो प्रधानमंत्री ना बन पाए। मतलब सब चोर है, और आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी ईमानदार है इसलिए? हाँ, नरेंद्र मोदी जी एकदम ईमानदार है, आने पे देश की काफ़ी तरक्की होगी। इसके लिए ज़्यादा उनसे हलचल मची हुई है देश में पूरी, ज़्यादा करके कांग्रेस ही उनसे ज़्यादा हलचल मची हुई है। लेकिन यहाँ तो विरोध करने वालों में तो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, आप है, सब है। जितने भी पार्टियां हैं सबके बपोती है, इसके लिए सब डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी वन मैन एक अकेला शेर है वो। बिल्कुल, ये एक नया मुद्दा सामने आया है कि आखिर नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला अगर सक्सेस होता है तो इसके बाद इस देश की लोकतंत्र की स्थिति बदल जाएगी, चुनाव की परिभाषा बदल जाएगी, राजनीतिक दलों की व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि फिलहाल तो ऐसा माना जाता है कि गांधी घरानों में जन्म लेना मतलब आपका प्रधानमंत्री बनना तय है। या तो आप वहां पर जन्म लीजिए या फिर उनके इशारे पर काम करिए, जैसे उदाहरण मनमोहन सिंह का है। बाकी कोई भी प्रधानमंत्री खुद के बलबूते नहीं बन पाया। अगर कांग्रेस विरोध के नाम पर कुछ दल इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर किसी को कुछ थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री जरूर बनाया, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बन पाया, ये अपवाद बन पाया। अगर फॉर्मूले में अगर नरेंद्र मोदी फिट होते हैं और एक आम व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अपने कैलिबर के आधार पर, अपने लोकप्रियता के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर, तो क्या होगा? ऐसा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलाने वाले दलों के लिए समस्या है, ऐसा भी कुछ कॉलर का कहना है। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। मोदी सेना के लिए, नरेंद्र मोदी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष
यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ। मैं मोदी जी को लाना चाहता हूँ, देश बचाना चाहता हूँ, राष्ट्र के लिए, हित के लिए काम करने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, हम जानना चाहते हैं विरोध का कारण क्या है, और ये विरोध का कारण हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं और भी हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, उनकी बात लेते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि इस देश को भ्रष्टाचारियों ने पूरी तरह से अपने चंगुल में कर रखा है, और वो सभी पार्टियों में, ज़्यादातर जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां हैं और एक राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय है और वो करप्ट है, तो वो सारे मिलकर के इनको रोकना चाहते हैं ताकि उनके लोग, अपने लोग बच जाए और जो ये अच्छा माहौल एक आने वाला है वो ना आए। चलिए, हम साथ साथ में कारणों पे भी नजर डालते हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आखिर क्या कारण है नरेंद्र मोदी के बनाम सब लोग एक तरफा होने के। मोदी की लोकप्रियता से डर, बीजेपी की ओर से पीएम प्रत्याशी के तौर पर पेश किए जाने के बाद से मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश का एक बहुत बड़ा तबका मोदी को पसंद कर रहा है। इन लोगों को यकीन हो चला है कि मोदी के नेतृत्व में देश को एक मजबूत सरकार मिलेगी। देश के हर हिस्से में मोदी का स्वागत हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मोदी की सभाओं में जुट रहे हैं। मोदी को व्यापक पैमाने पर मिल रहे जन समर्थन से मोदी विरोधी नेताओं में डर समाया हुआ है। ये लोग मोदी पर लंबे समय से निशाना साधते आ रहे हैं, लेकिन इनके विरोध के बावजूद समय बीतने के साथ मोदी काफी मजबूत हो गए हैं। अब मोदी मानसिक तौर पर देश की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर चुके हैं। मोदी का आत्मविश्वास बढ़ा है और इसके साथ ही मोदी विरोधी नेताओं की बेचैनी भी बढ़ रही है। सत्ता से बेदखल होने का भय, पुष्ट दर पुष्ट देश की राजनीति को हाँकने वाले नेता सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। मोदी देश की राजनीति में जड़ जमा चुकी परिवारवादी संस्कृति पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। केंद्र की राजनीति में चाहे कांग्रेस की परिवारवादी संस्कृति हो या यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव का खुनबा, मोदी सबको देश की राजनीति से बेदखल करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। देश की दुर्दशा के लिए मोदी राजनीति में हावी परिवारवाद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सियासत को व्यापार बनाकर राजनीति करने वाले परिवारवादी कुनबों में भय का माहौल है। जो लोग सत्ता में बने रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वे तो खास तौर पर परेशान हैं। मोदी को वे दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं, क्योंकि मोदी सीधे तौर पर लोगों से देश की सियासत से उनके वजूद को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होना अब सभी नेताओं और दलों को लगने लगा है कि अकेले अपने दम पर मोदी को रोकना उनके बूते के होता है कि फॉर्मूले पर चलते हुए मोदी के खिलाफ साझा रणनीति अख्तियार करने में लगे हुए हैं ताकि मोदी के बढ़ते कदम को रोका जा सके। मोदी के खिलाफ ये लोग अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं और हर स्तर पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एकमात्र मकसद मोदी को सत्ता से दूर रखना है। इन्हें पता है कि मोदी के सत्ता में आते ही बहुत कुछ बदलने वाला है। मोदी के सत्ता में आने से इनकी वर्तमान स्थिति भी प्रभावित होगी। अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए इनके लिए मोदी को रोकना जरूरी है, और जब ये काम अकेले कर पाने में खुद को सक्षम नहीं कर रहे हैं तो कहीं खुलकर तो कहीं अंदर खाने एक दूसरे से। जिन कारणों पर हमने नजर डाली और इन कारणों के साथ साथ आप हम बातचीत भी जारी रखेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो कारण भी आपके सामने आएंगे। और हमारे साथ कई कॉलर देश विदेश से जुड़े हुए हैं जो अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज भी आए हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस बिंदास बोल में, जो महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं। महाराज जी अभियान चला रहे वोट फॉर नेशन का, देश के लिए मतदान का, और व्यक्ति को देखे बगैर मतदान किया जाए देश को देखकर, वो भी इस बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, हम उनके पास चलेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि एक अनोखा बिंदास बोल है जो हम स्टूडियो से नहीं बल्कि नाव से करें, इसलिए अगर कुछ असुविधा हो तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन अभी कॉलर से बात करते हैं। आप बोलिए, अभी आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ, यही कहना है कि हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग सिक्योर नाम के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। ये पूरा दम्भ है। और मैं गुजरात में बचपन से रहता हूँ। बड़ौदा में 1980 से 87 में इतने दंगे हुए हैं कि छोटी छोटी बातों में छुरियां मार देते थे एक दूसरे को, और इतनी दफा कर्फ्यू होता था जो पिछले 12-13 उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल, चलिए आपका मुद्दा समझ में आ गया है, धन्यवाद।
होता है कि एक भी दंगा 12 साल में नहीं हुआ, फिर भी दंगे का आरोप मोदी के ऊपर लग रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर एक साल में 100 से ज्यादा दंगे हो गए और अभी 1.5-1.25 साल में 150 से ज्यादा दंगे हुए, फिर भी इसको दंगा प्रदेश नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी को दंगा ही कहा जाता है। मायावती से लेके ममता बनर्जी तक सब दंगे की बात करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है, ये हम कॉलर का भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ जैसे दारा सेना के अध्यक्ष बैठे हैं, आप बोलिए। देखिए, ना तो सोनिया गांधी केजरीवाल से अलग थी और ना आज है अलग, क्योंकि केजरीवाल का जो टीम है केजरीवाल की, ये टीम सोनिया गांधी की जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, ये दोनों टीम इकट्ठी टीम है और ये नक्सली आतंकवादियों की समर्थक टीम है। इसके क्या साक्ष्य आपके पास है? साक्षात साफ है, हर्षमंदर, अरुणा राय, जैन डरेज, ये नक्सली आतंकवादियों की समर्थक है और इन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 26 दिसंबर 2010 को भारत बंद का आयोजन किया गया है। ये एक CIA की एजेंट टीम है। जो आपके हाथ में ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये एक मैंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। इस पुस्तक के दो में हमने 1 लाख छपाई है और 50,000 पुस्तक हम यहाँ वाराणसी में बांट रहे हैं। और इस पुस्तक के जरिए हमने बताया है कि किस प्रकार से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, किस प्रकार से CIA का एक लक्ष्य है कि 2050 तक भारत को खंड खंड करके पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को एक अलग ईसाई देश के रूप में बनाना है। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी इस देश में काम कर रही हैं। चलिए, हम आपको बता दें कि हम इस वक्त अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थक इस बोट में नहीं है। हमने उनके दल को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके तमाम पदाधिकारियों को कई बार कहा कि इस शो में आप आइए, हम आपका पक्ष भी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आए। लेकिन अगर कोई कॉलर अरविंद केजरीवाल के समर्थक के तौर पर भी कॉल करके अपनी बात को रखना चाहता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम अभी शांतिगिरी महाराज जी के पास भी जाएंगे और साथ साथ में कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक फोन पहले लेते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। शायद ये बात को नहीं समझ पाए हैं। ये थोड़ी असुविधा तो आज होनी है क्योंकि हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जनेश्वर महाराज जी भी बैठे हुए हैं। जनेश्वर महाराज जी, आज पूरे देश में एक ही लहर आजकल चल रही है, वो है मोदी साहब। क्योंकि आज हम यहाँ जिस स्थल पर बैठे हैं, माँ गंगा की अविरत धारा बहती है और वही साक्षात माँ गंगा जी है कि इस देश को अगर बचाना हो तो मोदी एक ही नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। चलिए, इसी के साथ एक अगले कॉलर से हम बात करते हैं और आप भी कॉल कर सकते हैं, हमेशा की तरह अपनी बात को रख सकते हैं। अभी कॉलर से बात करते हैं, बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रोग्राम देख रहा हूँ या टीवी पर। हाँ, बोलते रहिए आप। मेरा मतलब ये है कि केजरीवाल जो चुनाव दिल्ली में के खिलाफ लड़े, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि दिल्ली में की सरकार हुई और कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़े, तो केजरीवाल को केंद्र में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का खिलाफ था, उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा क्या? मोदी की गवर्नमेंट में केंद्र में। बिल्कुल, मुद्दा आपका है कि अगर ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन्होंने सोनिया के खिलाफ क्यों चुनाव नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों लड़ा, ये उनका सवाल है। इस सवाल पे मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आपके पास तो लिखित में साक्ष्य केजरीवाल के प्रति, क्या कहेंगे? देखिए, सोनिया गांधी और केजरीवाल एक ही हैं और सोनिया गांधी की एक ही नीति है। वो अपने सब चैनलों कह रखा है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं दिखाएगा। मेरी A to Z के से बात हुई थी, उन्होंने हमें प्रोग्राम में तभी शामिल किया था। उन्होंने कहा था कि आप सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं लेंगे। ऐसे ही केजरीवाल को उसने समझा रखा है कि तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, बाकी तुम कुछ ही बोलो। और केजरीवाल हम की जो गुरु थी अरुणा राय, जो नक्सली आतंकवादियों की समर्थक है, और जो विनायक सेन जैसे देशद्रोही आतंकवादी जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने देशद्रोह के मामले में सजा दी है, ऐसे आतंकवादी का समर्थन करती है। उसने सोनिया गांधी के जरिए विनायक सेन को स्वास्थ्य योजना आयोग की स्वास्थ्य समिति में शामिल किया है। और केजरीवाल ने भी उसी देशद्रोही विनायक सेन के लिए, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने सजा दी है,
ये 26 दिसंबर 2010 को भारत बंद का आयोजन किया है। ये सब दोनों एक ही हैं और ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि विनायक सेन इस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सरकार ने अरेस्ट किया था। उनके पास ऐसे कई प्रूफ मिले थे, खास करके ऐसा साहित्य मिला था जो लोगों को नक्सलीवाद के लिए उस्काने के लिए था। इसी सरकार ने उनको बेल पर छोड़ा और अब वो इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शायद है, इनके महत्वपूर्ण ग्रुप में है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोर्ट में ऑलरेडी जो बेल पर छूटा है, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे अपने टीम में रख सकते हैं? यह आरोप भी केजरीवाल के ऊपर है। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, ये जो मोदी जी के लिए बोला जा रहा है, हाँ तो ये जो 5 साल के बाद जो चुनाव था, तो 3-4 महीने पहले ये लोग अलग अलग होकर एक दूसरे पर आरोप करते थे और ये चुनाव के बाद हो जाते थे। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद से हो गया है कि ये सारी जो पार्टियां हैं, आप पहले हमारी इनको लगता है कि अब हम नहीं आएंगे, तो इनको ये लग रहा है कि अब हम एक हो गए हैं और मोदी जी से किसी भी हाल में हारा नहीं सकते हैं। 100% 272+ मोदी जी की सरकार बनेगी और देश को एक सशक्त सरकार की जरूरत है। कि तो सारे छोड़ रहे इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते हैं और इनसे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। पहले ये 72% हो जाती थी, आप इतना चेहरा है कि सारे हो गए आपको हराने। आप कहाँ से बोल रहे हैं? धन्यवाद। तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया भी आ रही है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और आज का बिंदास हम आपके सामने स्पेशली लेकर आए हैं गंगा की गोद से। हम यहाँ पर वाराणसी में हैं और वाराणसी मेरे हाथ के तरफ में ये वाराणसी के तमाम वो घाट है जिनकी परंपरा ये कहती है कि दुनिया के उत्पत्ति के साथ ये आए हुए हैं और इन सब घाटों के बीच में हम नदी में हैं। आपका मोदी मोदी का नारा भी आप जारी रखे, लेकिन प्रतिक्रिया भी हम जरा लेते हैं। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग है, लेकिन उनके पहले ऐसा नेता को कुर्सी पर बिठा है इसको आपको हृदय से गर्व हुआ है। नेशन इसी नेतृत्व अगर आप देश के लिए प्रदान करेंगे तो हमारा देश बाबा जी का संदेश है। साथ साथ सर का दर्शकों के बाद से जो हमारे साथ पर उपस्थित है, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे ज्यादा गौ हत्या पर कानून बना देने से क्या उन्होंने अभी तक रोक नहीं पाया? हाँ एक मिनट, इस विषय पर अधिकृत कुछ जय भगवान जी पर ये जानकारियाँ जो नेशनल मीडिया या ANI वगैरह दे रहे हैं, ये सारे एंटी मोदी लोग हैं। ये किसी न किसी तरीके से हर मामले में मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि मोदी जी ऐसा व्यक्ति आकर के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करे। मोदी जी को रोकने के लिए लोगों को जी जैसा व्यक्ति आकर के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करे, मोदी जी को रोकने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे जाल फैलाए जा रहे हैं। ये इनका कहना है। हाँ जी सारे लोग गलत नहीं हो सकते, विकिपीडिया गलत नहीं हो सकता, गूगल गलत नहीं हो सकता। नेट पे जो डेटा उपलब्ध है, विकिपीडिया पे जो फाइल डालेंगे, सर्च कीवर्ड डालेंगे तो आता है। नहीं विकिपीडिया गलत नहीं होता, विकिपीडिया गलत नहीं होता। चलिए इस विषय पर जो जय भगवान जी का कहना है और मेरे पास जो आंकड़े, हालांकि मैं मोदी जी की तरफ से जवाब देने के लिए नहीं हूं, लेकिन गुजरात में अधिकृत दृष्टिकोण से गौ हत्या बंदी है। गैर कानूनी तरीके से देश में कई जगह पर काम हो रहे, वैसे वहां भी कुछ अगर हो रहे हैं तो उसको इस चुनाव के बहाने मोदी के हिंदुत्ववादी छवि को तोड़ने के लिए कुछ बातों को, शराब और गौ हत्या, इस विषय को उल्टा प्रसारित किया जा रहा है, ऐसा स्पष्टीकरण उनके तरफ से और जय भगवान गोयल जी की तरफ से आया है। हम लाइव में जुड़ चुके हैं। बोलिए, हेलो, बोलिए।
क्या कहना है आपको, क्या कहना है आपको? मैं कह रहा था कि सारी पार्टियां जिस तरीके से मोदी के खिलाफ एक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टियां भारत की 90% पार्टियां जो है वो करती है, तो मुझे लगता है कि उनका मोदी के नजरिए से इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसी वजह से सारी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक्टिव है। चलिए, मोदीकरण की राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण करने वालों क्या दुकान बंद हो जाएगा, ऐसा कहना है। हाँ बोलिए। सभी पार्टियां एकजुट हैं क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नार्को टेररिज्म और वर्ल्ड भर से जो है अंतर्राष्ट्रीय थ्रेट जो भारत के लिए पैदा किए जा रहे हैं, केवल मोदी ही इसका उत्तर है और सटीक उत्तर है। और दाऊद इब्राहिम ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरीके से जो है मुहिम छेड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर के जितने भी भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, नार्को टेररिज्म, सट्टेबाजी और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग धंधों में जो लिप्त हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है और अपने एजेंडे में स्पष्ट किया है। और भारत में केवल बांग्लादेशी घुसपैठ एकमात्र ऐसा तुष्टीकरण का अगर आपका सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में पूरी तरह से बांग्लादेशी 7 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश में ले जाने का उनका प्लान है। इसके अतिरिक्त जो भारत के आंतरिक सुरक्षा 163 जिलों में नक्सली, बांग्लादेशी घुसपैठ और विभिन्न प्रकार के इस मुद्दे पर कुछ और लोगों की बात लेते हैं, क्योंकि हमने भी सुदर्शन न्यूज ने भी विधानसभा दिल्ली के चुनाव में ये मुद्दा उठाया था और इस देश में दूसरे देश के घुसपैठी अनधिकृत नागरिक 7 करोड़ के आसपास ऐसा कहा जाता है। सरकारी आंकड़े का अनुसार भी वो 4-5 करोड़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम उसके टोटल को मारते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर सरकारी खजाने से अगर एवरेज 100 रुपए का खर्चा भी होता है, जो कि सड़क, पानी, बिजली, नागरिक सुविधाएं, आरोग्य, शिक्षा, तमाम प्रकार की सुविधाएं बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर ले रहे, अगर 100 रुपए भी एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा होता है तो 5 करोड़ गुने 100 आपका 500 करोड़ रुपए इनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अगर एक साल का आंकड़ा जाए तो ये भारत सरकार के बजट पर कितना बुरा प्रभाव पाड़ते होंगे, आप सोचिए। और दुनिया में बहुत थोड़े देश है, शायद 25 भी देश नहीं होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हम 7 करोड़ के पराये मुल्क का खर्चा इस देश का हिंदुस्तानी अपने जेब से देता है। और इस मुद्दे को मोदी ने उठाया है, इसलिए ये मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन क्या बाकी दलों को क्यों करता है? मेरा नाम भारत कुमार है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। ये बाकी दलों को इसलिए करता है, उनको पता है जब मोदी जी सरकार में आएंगे तो उनको डर है इस बात का कि वो सारे जेल के अंदर होंगे, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो बाहर रहेगा। अब की बार कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, लेकिन चक्कर में तो सब पड़े हुए, इतने चक्कर में पड़े हैं कि आज हमको बिंदास बोल में विषय लेना पड़ा है कि मोदी वर्सेस सब, ऐसा क्यों। अब हम नजर डालते हैं कि अगर भारत के राजनीति में ऐसी स्थिति बनती रही तो क्या परिणाम होंगे, देखिए आपके स्क्रीन पर। मजबूत गोलबंदी होगी। न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये फॉर्मूला सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी लागू होता है। देश भर में मोदी विरोधी शुरू से ही मोदी के खिलाफ आग उगलते आ रहे हैं। अब इसमें और भी तेजी आ गई है। इसका सीधा फायदा मोदी को मिलता दिख रहा है। मोदी के खिलाफ हो रही गोलबंदी का असर मोदी समर्थकों पर पड़ रहा है। वे लोग भी मोदी के पक्ष में मजबूती के साथ गोलबंद हो गए हैं। मोदी भी एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अपने विरोधियों को जहर उगलने के लिए लगातार उकसा रहे हैं, ताकि उनके समर्थक मजबूती के साथ उनके साथ लामबंद हो सकें। और इसका असर अब पूरे देश के साथ साथ बनारस में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। कानून व्यवस्था पर असर। इस वक्त देश नाजुक दौर में है और मोदी की वजह से सबकी निगाहें बनारस पर टिकी हुई हैं। बनारस में जिस तरह से मोदी के खिलाफ हो रही लामबंदी को ध्वस्त करने के लिए वहां के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उससे स्पष्ट संदेश गया है कि बनारस इतिहास रचने के लिए तैयार है। दूसरे राजनीतिक दल भी वहां पर लगातार राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं और अपने तरीके से मोदी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। कोई छोटी सी घटना भी वहां के सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। प्रशासन भी सत्ता के हाथ का खिलौना बना हुआ है। सत्ताधारी दल उसे अपने तरीके से नचा रहे हैं।
यहाँ तक कि मोदी को अपने मनोकुल स्थान पर जनसभा भी नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि अब तक बनारस में लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। वोट प्रतिशत में उछाल। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। जिस तरह से इस बार पूरे देश में मोदी बनाम दूसरे दलों के बीच लामबंदी हुई है, उसका असर मतदान प्रतिशत पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हैं। जिस तरह से बनारस में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार यहाँ भी अब तक के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बनारस के लोग राजनीति के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। चारों तरफ अलग अलग नारों वाली टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं। लोग राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हो गए हैं और इसका असर वोटिंग पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। का ये मुद्दा है और मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि ये तकनीक का कमाल है। देखिए, हम नाव में से लाइव दे रहे हैं और साथ साथ में हम हमारे हाथ में जो फोन है, इस फोन पर हम लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे हैं। हम नाव में बैठे हुए लोग, और इस समय मेरे पास हमारे सुदर्शन के IT डिपार्टमेंट में जो आंकड़ा दिया है, आंकड़े के अनुसार 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस वक्त मोबाइल पर चैनल को देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, जो कि वीडियोकॉन DTH पर 322 नंबर पर, रिलायंस बिग टीवी पर 428 नंबर पर और डिश टीवी पर 581 नंबर पर, साथ साथ में हैथवे पर 210 नंबर पर, और देश भर के विभिन्न टीवी केबल ऑपरेटर के ऊपर भी विभिन्न नंबरों से चैनल को देखा जा रहा है। अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने टैब पर, तो आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप बस अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर पर टाइप करिए www.sudarshannews.com। आप पूरे की पूरे कार्यक्रम को देख पाएंगे। ये जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये हम भी यहाँ पर कुछ अपने मोबाइल पर इसका टेलीकास्ट देख रहे हैं। ये तकनीक का कमाल है और इस तकनीक का फायदा देशद्रोही उठाए, इससे अच्छा देशभक्त उठाए, इसलिए हम इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए। चलिए, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं देवेंद्र कुमार सिंह दिल्ली से आया हूँ। मैं राष्ट्रवादी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, था राष्ट्रवादी शिवसेना का। और आज हमारे जवान गोयल जी ने मोदी को देखते हुए हम लोगों ने पिछले से जो है दिल्ली में रह करके देश के हित में आतंकवाद के खिलाफ हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। 9-10 बार जेल जा चुके और कई मुकदमे हम लोगों के ऊपर जो चल रहे हैं। आज मोदी को देख करके, मोदी के जो देशभक्ति है, जो गुजरात में काम किया है, उसको देख करके हम लोग दिल्ली से जो है बनारस में आए हैं काम करने के लिए। सेवापुरी विधानसभा है जिसके तहत पिलौरी एक गांव है और कई गांव में हम लोग गए। वहां जा करके हम लोगों ने देखा कि उस गांव का हर बच्चा, हर से एक बच्चा जो है उसमें काम करने गया हुआ है और वहां जाकर वो संपन्न और कहता है कि आज मोदी में जो भी लगाए जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ सब शांतिपूर्वक है। बिल्कुल, इसीलिए तो उनकी वहाँ पर बार-बार सत्ता चुन के आई है, 4 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और एक बात और जो उठी थी कि 7 करोड़ हिंदू, 7 करोड़ बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में रह करके जो राशन हिंदुओं का कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। सारे जो है पार्टियां जो है, कांग्रेसी हो, सपा हो, चाहे बसपा, सब उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका देश में क्राइम करते हैं जिसको मोदी ने निकालने का है। आज सभी जो पार्टियां उन देशों में पक्ष लेती है, उनके बारे में कोई नहीं बोलती। आज मोदी जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, करके दिखाएंगे। मोदी करके किसी डर से शायद उनको। हाँ बोलिए। आपका सवाल है जो सारी एक तरफ मोदी जी एक तरफ। मोदी जी का कहना है जो आप अपने ऊपर इतना निर्भर हो, हमारे ऊपर निर्भर मत रहो। पब्लिक सारे है जो खुद अपने आप आगे बढ़ो। और ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू को जो 125 करोड़ जो जनसंख्या है, ये 25 करोड़ मुसलमानों के लिए सारी पार्टी एक हो रही है। हमारे हिंदू को देखने वाली कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ करके। और गाय इन्होंने उठाया था गौ हत्या। बीजेपी सरकार जहाँ है, राज गुजरात, हर जगह गौ हत्या पे पाबंदी लगी हुई है। में हमारी सरकार बीजेपी की वहाँ बदली, कांग्रेस की सरकार आई। गौ पहला कोई निर्णय किया मैया ने अगर कर जो वहाँ ये तो शुरू करवाया। प्रद्युम्न पांडे हमारे साथ ये गौ भक्त है, इस पर क्या बन जाएंगे तो शायद गौ हत्या बंद हो जाएगी। और यही उम्मीद को लेके हम लोग मोदी जी गौ माता को चल रही है। मोदी सेना वर्क कर रहे, सबसे पहला काम गौ रक्षा का है, बाद बाकी काम है। मैं राव कदम जबलपुर मध्य प्रदेश से मोदी लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से बनारस की जनता को और पूरे अपने देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जो दिल्ली जनता का ना हुआ,
वो बनारस वासियों का क्या होगा। और ये मैं संदेश सभी देशवासियों को और बनारस की जनता को पहुंचाना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बहुत हुआ अब भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। चलिए, आपके बगल में शायद कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सपने मोदी जी आते मेरे को। मैं रात में सोते वक्त भी मोदी मोदी चिल्लाता हूँ, और मेरी पत्नी इसी रूट के मायके चली गई है, और मैं यहाँ जबलपुर से मोदी सेना का प्रचार करने आया हूँ, नरेंद्र मोदी सेना की तरफ से, जबलपुर से। और करीब मुझे लगता है शपथ विधि के बाद आपकी पत्नी वापस आ जाएगी। मेरे को मुश्किल लग रहा है। मैं मोदी सेना के लिए काम करूंगा, वो हिंदू धर्म के लिए काम करूंगा मैं। चलिए, इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। मिनट में हमने आपके साथ देश भर के दर्शकों के साथ, विदेश के दर्शकों के साथ लेकर आए हैं। पिछले 45 मिनट में हमने आपके साथ देश भर के दर्शकों के साथ, विदेश के दर्शकों के साथ, सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और स्काइप के द्वारा और समक्ष बैठे दर्शकों के साथ मोदी एक तरफ विरुद्ध सारे दल क्यों हुए हैं, उस आखिरी चरण के लिए उतनी ताकत लग रही है जितनी ताकत अब तक कभी भी नहीं लगी थी। मैं आपको बता दूं कि इस वाराणसी ताकत लग रही है जितनी ताकत अब तक कभी भी नहीं लगी थी। मैं आपको बता दूं कि इस वाराणसी में हम पिछले 3 दिनों से हैं, जगह नहीं है। होटल के कमरे 4-4, 5-5, 6-6 गुना महंगे कर दिए गए हैं, फिर भी लोग वाराणसी आ रहे हैं। यहाँ आने वाले सारे एयरक्राफ्ट, सारे एयरलाइंसों ने अपना मैक्स रेट कर दिया है, फिर भी टिकट नहीं मिल रहे। लोग आने को तैयार है, बेताब है। प्रशासन शायद हो सकता है कि 10 तारीख के बाद बाहरी लोगों को यहाँ से निकाल दे, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए। यहाँ के चुनाव में दुनिया का मीडिया भी आया हुआ है। छोटा सा टूनिशिया नाम का एक देश है, उस देश का एक नेशनल मीडिया का पत्रकार आज मुझे यहाँ दिल्ली वाराणसी में मिला, जिसने कहा कि हमारे देश में डिमांड बढ़ी कि मोदी के चुनाव का रिपोर्ट क्या है, इसलिए वो टूनिशिया से उड़कर वाराणसी में आया है। ये वाराणसी में सब कुछ इतना आकर्षण इसलिए है क्योंकि मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी बनाम सब, ये शास्त्र क्या है, ये सूत्र क्या है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ आप बोलिए। मजबूती के साथ उनके साथ लामबंद हो सकें, और इसका असर अब पूरे देश के साथ साथ बनारस में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। आरोप बीजेपी पे लगाती है, उसके बाद में जो है 92 में दंगे कांग्रेस ने कराए, 90 में दंगे कांग्रेस कराए, और अभी हाल में जो है मुजफ्फरनगर के अंदर कांग्रेस ने दंगे कराए। मैं पूछना चाहता हूं, देश की किसी भी पार्टी ने जो वहां पर दंगे हुए ये नहीं पूछा कि कादिर राणा जो वहां का विधायक था उसके बाद 47 कहां से आई। जो 47 हथियार हमारी सेना या हमारी पुलिस के पास होता है, जिसके पास कोई विशेष आदमीबाजी हथियार नहीं होता, उसके पास कहां से आया। इसे सारी देश की पार्टियां जिम्मेदार हैं, किसी भी पार्टी ने उस बारे में नहीं पूछा, और समस्त पार्टियां मिलकर मोदी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही हैं उसका कारण ये है कि वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, सबने भ्रष्टाचार कर रखा है। मोदी जी के आने के बाद में एक भी नेता बाहर नहीं रहेगा, जितने भी कांग्रेस, भाजपा, हम गौ माता की चर्चा कर रहे थे और गए घाट पर ही हमारी नाव आई। हमको ये पता नहीं था कि नाव किस दिशा में चल रही है। ये गौ माता ने अपनी नाव दोबारा, हमको ये पता नहीं था कि नाव किस दिशा में चल रही है। माता की जय, भारत माता की जय, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, खाली कर दो राज। चलिए, आपकी बात कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। मैं सुदर्शन मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समय कम बचा है। 16 तारीख के पहले सोनिया गांधी अपनी टिकट कटवा लेगी, क्योंकि उसको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी सरकार उसको जेल भेजेगी। उसने इतना भ्रष्टाचार किया है, जीजा जी घोटाला भी किया उन लोगों ने। चलिए,
लाइए जरा इधर हमारे साथ वाराणसी के विद्वान शुक्ला जी बैठे हुए हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। टीपी शुक्ला जी सोशल मीडिया में बहुत काम करते हैं, जाकिर नाइक विषय पर भी काफी काम किया है और आप वाराणसी का कोई पेज चलाते हैं, क्या नाम से चलाते हैं? लोकसभा वाराणसी, हिंदी और अंग्रेजी में पेज चलता है। फेसबुक का पेज चलता है। मुद्दा आपका आप सुन रहे हैं, मैं जानबूझ के आपके पास आखिर में आया क्योंकि ज्यादातर बाहर के लोग बात करने वाले थे। स्थानीय होने के नाते आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है। मैं यहाँ मुझे समझ में नहीं आता केजरीवाल आईएएस कैसे हो गया। मैं तो उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा कराने जाऊंगा। आईएएस तो नहीं, आईआरएस केजरीवाल, और वो भी उनके एसोसिएशन ने बोला है कि वो कमिश्नर नहीं थे। हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर, वो भी आईआरएस ही होते हैं। कैसे इनको चुनाव सिलेक्शन किया? पहला चीज, एक आईआरएस ऐसा बोल रहा है कि मैं मोदी को हराऊंगा। मोदी सीटिंग एमपी नहीं है, अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा गलत बयानबाजी कैसे किया? मतलब तकनीकी आधार पर बड़ा अच्छा मुद्दा शुक्ला जी ने किया है कि जो विजयी नहीं हो चुके हैं उनको आप हराएंगे कैसे? अभी तो चुनाव है, इलेक्शन हो रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग के एक नोटिस से हमारे स्वदेशी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। चुनाव आयोग ने मोदी जी के मंच पर श्री राम जी का फोटो देख करके उनको नोटिस जारी किया, कहा कि इससे विदेशी मजहब की भावनाएं आहत होती हैं। मैं चुनाव आयोग से पूछना, भारत के मूल संविधान के भाग 3 में श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्र बना है। मुसलमानों के पूर्वज श्री राम थे, उनके पूर्वज, उनके जितने भी, जब से धर्म की स्थापना हुई 1400 साल पहले, उसके पहले न इस्लाम था न कोई मस्जिद। अधिकारी अब वैधानिक संस्थान ने कैसे कहा उनको विरुद्ध मुकदमा करूंगा? हमारा सूर्य भगवान भी हमारे देवता है, वो सूर्य भगवान को देखना बंद करे, अन्यथा क्योंकि वो दिखाई पड़ते, उनका प्रकाश लेना बंद करे, अन्यथा ये धर्मनिरपेक्ष विदेशी मजहब के लिए स्वदेशी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत न करें। नरेंद्र मोदी केजरीवाल और वोटर जितने भी बनारस में हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को पूछ सकते हैं, सब लोग बाहर से हैं। और ये वही पार्टी है जो सितंबर 2012 में जेएनयू में गोमांस पार्टी का आयोजन करने जा रहे थे। हम लोग काफी विरोध किए। उन्होंने कहा खाना मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैंने कहा मेरा भी अधिकार है, मैं उनका मांस खाऊंगा जो गोमांस खाते हैं। क्या बात है, ऐसा लिखा भी था और इस पर हल्ला हुआ था खूब। अभी केजरीवाल कहता मैं ईमानदार हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल बेईमान है। मेरे शक्ति प्लाजा बिल्डिंग में बिजली मुझसे लिए थे केजरीवाल, यदि कोई उनके पार्टी का सुनता रहे। 3 महीने का बिजली का बिल बकाया है, ऑफिस बंद करके भाग गए, पंखा में उतार करके लेकर के भाग गए। कई बार संदेश भेजा, नहीं आए मेरे पास। 1200 रुपए बिजली के चोरी किए हैं केजरीवाल मुझसे खुद। चलिए, वाराणसी में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बड़ा स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, अजय राजी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और यहाँ से सेवापुरी एमएलए भी रहे हुए हैं। बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनको पहले और भारतीय जनता पार्टी के लोग देते थे। उनका अपना कोई यहाँ कोई बहुत बढ़िया काम तो किया नहीं, लोग क्यों देंगे? अब इस समय 3-4 सालों में सोशल मीडिया बहुत सक्रिय हो गई है, लोगों को यहाँ के बारे में पता लगा। उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे उनको वोट मिले। अभी उन्होंने मुख्तार अंसारी से उनको समर्थन दिया। उनके सगे भाई को मुख्तार अंसारी ने हत्या की, अभी मुकदमा चल रहा है। उसके बाद पुष्पानंद राय की भी हत्या मुख्तार अंसारी के ग्रुप के ऊपर ऐसा आरोप लगा। अब मुझे लग रहा है कि मुख्तार अंसारी ने उनको अच्छा समर्थन दे करके मुझे उनकी जान का खतरा लग रहा है। अजय राय जी के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि के साथ इस प्रकार का न हो, वो उनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा चलिए, हमारे साथ नरेश शर्मा, कुछ उनके इस प्रकार का न हो, उनसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा भविष्य में हो चुका है। नरेश शर्मा भी है। नरेश, क्या कहेंगे आप? काफी दिन से यहाँ पर प्रचार कर रहे, गाँव गाँव में जा रहे हैं। बाकी सारी पार्टियां मोदी जी पर आरोप लगाती कि मोदी जी सांप्रदायिक हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है कि गुजरात में हुआ जो दंगा था वो पहला दंगा नहीं था, वो दंगा आखिरी दंगा था। पिछले 12 वर्ष में गुजरात में कोई दंगे नहीं हुए, बल्कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे हुए।
गुजरात में 1% बेरोजगारी है। जब नरेंद्र भाई मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे उस समय वहाँ के बिजली विभाग पर बेरोजगारी है। जब नरेंद्र भाई मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे उस समय वहाँ के बिजली विभाग पर 2200 करोड़ का घाटा था, आज 200 करोड़ का प्रॉफिट है। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये ऐतिहासिक सच है जो आंकड़े हैं। जिस समय नरेंद्र भाई मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे सिर्फ वहाँ पर 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटी हैं। उस समय वहाँ पर 13,000 इंजीनियरिंग की सीटें थी, आज 1,13,000 सीटें हैं। ये कितने तो जो भी विकास हो रहे हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर सड़क बन रही है, अगर अस्पताल बन रहे हैं, अगर स्कूल बन रहे हैं तो वो सब के सब जातियों के लिए हैं। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ के क्षेत्र में हूँ, इतना अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं शायद मेरे को लगता है कि 99% लोग जो बिल्कुल गरीब आदमी हैं, जिस बुढ़िया माता को किसान को बोलना भी ढंग से नहीं आ रहा, वो सब जाके मोदी 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 कर रहे हैं। आखिर कोई तो चमत्कार है उस युग पुरुष में जो पूरा हर गरीब तो नरेंद्र भाई मोदी जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है 1 से लेकर 10 तक, जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर है, जिस प्रकार से लता मंगेशकर जी हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी आज ऐसा व्यक्तित्व हैं, उनके सामने देश की किसी भी पार्टी का, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना बसपा का, कोई भी राजनेता उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। राहुल और प्रियंका ये महलों में रहने वाले शहजादे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर चाय बेचती थी, उनकी माता। बड़े अच्छे तर्क यहाँ पर नरेंद्र जी ने दिए हैं। हमारा समय खत्म हुआ है, अब हम चलेंगे उपाय की तरफ, और उपाय के पहले मैं यहाँ पर कार्यक्रम को अलविदा कहूंगा, और अलविदा के बाद, जय हिंद के बाद कार्यक्रम आगे उपाय के बाद चलता रहेगा। मैं यहाँ पर शांतिगिरी महाराज जी का आभारी हूँ जो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर आए हैं गंगा की गोद में। तमाम उन सब वाराणसी वालों का और देश के हिस्से से आए हुए लोगों का भी मैं आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला। साथ साथ में आप भी लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पर समय निकाला। उसके लिए इतना ही। देखिए उपाय। वोट का इस्तेमाल करें। सियासत में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो चलता ही रहता है, नेता एक दूसरे की पोल खोलते ही रहते हैं। चुनाव के समय तो इसमें और भी तेजी आ जाती है। अपने विरोधियों को ध्वस्त करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेता लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन कुंजी वोटरों के हाथ में होती है। नेताओं के तकदीर का फैसला वोटर ही करते हैं। वोटरों को चाहिए कि वे तमाम नेताओं का सही मूल्यांकन करके ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट के दिन वोट जरूर डालें और दूसरों को भी बूथ पर जाने के लिए प्रेरित करें। अयोग्य और नापाक इरादे वाले नेताओं को नकारना निहायत ही जरूरी है। वोटर किसी खेमेबाजी का शिकार हुए बिना निर्णय ले और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। निष्पक्ष और सतर्क रहे प्रशासन। अभी बनारस का राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा गर्म है। तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर मोदी को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बनारस में मोदी पर चौतरफा हमला हो रहा है और मोदी भी पूरे दमखम के साथ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मामला कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे माहौल में लोगों को भड़काना भी आसान होता है। वैसे बनारस के प्रशासन पर सत्ता पक्ष के हाथ में खेलने का आरोप भी लग रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर वो अपना काम करे। लोगों को सुरक्षित रखना सबसे अहम जिम्मेदारी है। लोग भी सचेत रहें। चुनाव जीतने के लिए सियासी दल किसी भी तरह की तिक्रम रच सकते हैं। चुनाव में पार्टियों और उनकी मंशा को लेकर लोगों को भी खास तौर पर सचेत रहने की जरूरत है। लोगों को चाहिए वे किसी भी तरह के बहकावे में आकर कोई गलत कदम न उठाएं। लोगों को अफवाहों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी माहौल में उकसाने के लिए अफवाहें हवा में तैरने लगती हैं। इन अफवाहों का एक उद्देश्य होता है। बेहतर हो कि लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, और किसी तरह की अफवाह में उन्हें षड्यंत्र की बू आ रही है तो इससे दूसरे लोगों को भी सतर्क करें।